एक प्राइवेट बैंक जो इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक में से एक थी, लेकिन कुछ ही सालों में उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। एग्जैक्टली क्या हुआ यस बैंक के साथ और इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे डूबा, जानोगे? तो दोस्तों, मैं हूं सोनल पोखरना नाहर और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। तो हम लोग बात कर रहे हैं यस बैंक के बारे में। 2004 में राणा कपूर ने यस बैंक की शुरुआत अग्रेसिव मार्केटिंग, क्विक लोन्स और फ्लैशी ब्रांडिंग की वजह से ये बैंक बहुत कम समय में ग्रो हो गया। लोग कहते थे कि यस बैंक इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, लेकिन अंडर द हुड कुछ और ही गोलमाल चल रहा था। तो आइए जानते हैं कि यस बैंक के डिफीट की शुरुआत कैसे। बैंकों का काम होता है डिपॉजिट्स के तौर पर पैसा लेना और लोन्स के तौर पर जरूरतमंद लोगों को वो पैसा देना। लेकिन यस बैंक ने लालच में आकर गलत जगह पर पैसा लगाना शुरू किया। उन्होंने ऐसे कंपनीज को फंड्स देना शुरू किया जो ऑलरेडी फाइनेंशियली काफी वीक थी। फाइनेंशियली वीक होने की वजह से ये कंपनीज यस बैंक को पैसा वापस नहीं दे पा रही थी। जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कंपनी अपना लोन टाइमली रीपे नहीं कर पाता, तो ऐसे अकाउंट्स को एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। सो बैंक के पास जितने ज्यादा एनपीएस होते हैं उतनी वो बैंक नुकसान फेस करती है, और ज्यादा एनपीएस होना ये बैंक के इनएफिशिएंसी का भी एक साइन होता है। यस बैंक के पास एनपीएस पाइल होते गए। ऐसे प्रकार के एनपीए अकाउंट बहुत ज्यादा बढ़ते गए और अपना नाम बचाने के लिए उन्होंने एनपीएस को छुपाना शुरू किया। राणा कपूर ने इंटेंशनली रिस्की कंपनीज लाइक जेट एयरवेज, डीएचएफएल, अनिल अंबानी ग्रुप, इनको लोन्स देना शुरू किए, जबकि ये सारी की सारी कंपनीज ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में। राणा कपूर के इन एक्शंस की वजह से उन पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेल्यूर का इल्जाम लगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के जो मैनेजमेंट कमिटी है, जो सीईओ है, वो एथिकली और रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं। दैट मीन्स वो अपने हर एक्शन की एथिकल जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन यस बैंक में ये कॉर्पोरेट फेल्यूर था। वहां पे ना किसी प्रकार के चेक्स थे, ना किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी। राणा कपूर पर यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने ये जो रिस्की लोन्स दिए हैं उसके अगेंस्ट कुछ किक बॉक्सेस मतलब इलीगल कमीशन फॉर गिविंग लोन लिए हैं और उसमें से अपना पर्सनल बेनिफिट एंजॉय किया है। ये सारी चीजें कुछ सालों तक चलती रही, पाइल अप होती रही। लेकिन 2020 में यस बैंक की हालत इतनी खराब हो गई कि इन्वेस्टर्स पैनिक होने लगे और उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू किया। ये देखते हुए इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए आरबीआई ने कुछ तुरंत एक्शन लिए, जैसे बैंक के विड्रॉवल पर 50,000 का लिमिट लगा दिया गया, राणा कपूर को अरेस्ट किया गया और एसबीआई जैसे कुछ और बैंक्स के साथ मिलकर रेस्क्यू प्लान बनाया गया। रेस्क्यू प्लान मतलब वो प्लान होता है जहां पे आरबीआई बाकी बैंक्स और इन्वेस्टर्स को मिला के किसी पर्टिकुलर बैंक को क्राइसिस से बचाने की कोशिश करती है। इन सारी चीजों का इम्पैक्ट बड़े इन्वेस्टर्स पर जितना हुआ उतना ही मार्केट और कॉमन इन्वेस्टर पर भी हुआ। यस बैंक के स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड पैसा 90% तक डूब गया। जो स्मॉल डिपॉजिटर्स थे वो भी पूरी तरह पैनिक में आ गए। एक टाइम पर जो शेयर ₹400 तक गया था वो ₹5 से भी नीचे गिर गया। तो इससे एज एन इन्वेस्टर हमने क्या सीखा? तो किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करने के पहले ड्यू डिलिजेंस दैट मीन्स उस बैंक को पूरी तरह समझना जरूरी है। उनका एनपीए रेशो, मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। कभी भी इन्वेस्ट करते वक्त ग्लैमर के पीछे ना दौड़े। फ्लैशी बैंक्स, इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स, हेवी इंटरेस्ट रेट्स, इसकी जगह बैंक की या उस इन्वेस्टमेंट कंपनी की ऑथेंटिसिटी चेक कर इन्वेस्ट करें। और बिजनेस हाउसेस इस चीज का ध्यान रखें कि एक बार अगर ट्रस्ट टूट गया तो फिर उसे वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको क्या लगता है?
राणा कपूर एक विजनरी बैंकर था या एक ग्रेडी फ्रॉडस्टर? क्या यस बैंक वापस अपने पुराने ग्लोरी में आ पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और अमेजिंग स्टोरीज के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।